हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और ये चीज़ है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, कोई भी टेट का एग्ज़ाम अगर होता है तो उसके अंदर इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सी टेट के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा कोई भी टेट का अगर एग्ज़ाम है तो उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस किसी से छुपी हुई नहीं है। हर बच्चे को पता होगा जो कोई भी टेट का एग्ज़ाम देता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जब आप YouTube पे या कहीं पर भी वीडियोस देखते हैं तो आपके सामने सिर्फ MCQs रख दिए जाते हैं। आपके सामने बता दिया जाता है ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। आप कभी उसको प्रॉपरली समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सब्जेक्ट आखिर है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, और हम अपने दिल को बस दिलासा दे के बैठ जाते हैं कि हमने कुछ सीखा है। लेकिन वो सीखना नहीं है। सीखना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके आपको हीरो बनाने तक का काम करूंगा, यानी कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, और जो पीक लेवल का कंटेंट है वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पेडागोजी जो है वो क्या है। अगर आप ध्यान से देखें या आपने पढ़ा भी होगा, ये एक मेथड है, एक प्रक्रिया है। किस चीज की? टीचिंग की। हमें कैसे टीच करना है। और अगर कोई सच्चा टीचर है, अच्छा टीचर है, तो इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स वो जब खुद से सवाल पूछेगा तो उसका जवाब दे सकता है। यानी कि ये आपको एक बेहतर टीचर बनाने का माध्यम है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस टेट के एग्जाम्स में होती है, क्योंकि उसके थ्रू आप एक टीचर बनते हैं, एक अध्यापक बनते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, पहले लैंग्वेज को समझते हैं, फिर क्योंकि इंग्लिश इसको डिफाइन करने का काम कर रहा है। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहां पे। तो पहले हम लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज आखिर होती क्या है। लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब अगर हम सोचने की कोशिश करें कि भाषा की शुरुआत आखिर हुई कैसे, देखिए हम बिल्कुल जीरो से उठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं कि भाषा की शुरुआत कैसे हुई होगी और भाषा की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, तो मेरा मानना यह है, और बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट यह है, कि भाषा अपने विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। भाषा की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बेहतर तरीके से रख पाएं। वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, उन चीज़ों को उनके सामने और उनके विचारों को हम अपने माइंड में अच्छे तरीके से समझ पाएं। इसके लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ी। तो भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम हो गया। लेकिन भाषा की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर आप सोचें कि भाषा की शुरुआत कहीं ना कहीं पे, बिल्कुल मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि सबसे पहला स्टेप बताइए, यानी कि सबसे पहली वो क्या माध्यम रहा होगा जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान किया होगा। सोचिए एक बार। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर वो जो माध्यम है वो इशारे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं कैसे, समझिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसे हमारी भाषा नहीं आती। ठीक है, लेकिन वो फिजिकली इतना काबिल भी नहीं है कि अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। इसलिए उसे क्या है कि हमारी जरूरत होती है, लेकिन वो अपनी बात रखे कैसे, क्योंकि उसे तो हमारी भाषा आती नहीं है। तो वो क्या करता है? क्या वो इशारे करता है? मान लीजिए उसको भूख लगी है, तो कोई आसपास जा रहा है तो नहीं, वो इशारे नहीं करता। वो क्या करता है? आवाज निकालता है, और उस आवाज को सुनते ही हम ये समझ जाते हैं
कि इसे कुछ चाहिए। सारे के सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उस बच्चे के पास आ जाते हैं। जब बच्चा आवाज नहीं कर रहा होता है तो कोई उसके पास नहीं आता, लेकिन उसने एक बात समझी, जब मैं आवाज निकालता हूं तो सारी फैमिली मेंबर्स मेरे पास आ जाते हैं और जो चीज मुझे चाहिए होती है वो मुझे मिल जाती है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं भाषा हुई कि नहीं हुई, वो अपने विचार हमारे सामने रख पा रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए दादाजी आए, दादाजी ने देखा बच्चा आवाज निकाल रहा है, ठीक है, आप उसको रोना कह सकते हैं, मैं रोना नहीं कहूंगा, आवाज निकाल रहा है। अब दादाजी आए, दादाजी ने झुंझुना ऐसे किया, बेटा ये चाहिए, लेकिन वो अगर उसको चाहिए तो वो ले लेगा, अगर नहीं चाहिए तो आपने ये देखा होगा कि वो फेस दूसरी तरफ करके ऐसा रिएक्शन देगा या आवाज को और तेज कर देगा जिससे दादाजी तुरंत समझ जाएंगे कि इसको ये नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर मान लीजिए उसको भूख लगी है, ठीक है, अगर हम उसको मिल्क प्रोवाइड कर देते बोतल में, तो जैसे उसको दिया गया पीने के लिए वो तुरंत रोना बंद कर देता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे किसी चीज को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, वो उसकी डिमांड करते कहीं ना कहीं, तो आवाज निकाल के करते, वो बोल नहीं पाते कि मुझे ये चीज चाहिए। तो ये भाषा की प्राथमिकता है, स्टार्टिंग है साउंड। सबसे पहले साउंड आया, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले साउंड आया। अब साउंड तो आप कहेंगे कि हर एक जानवर निकालता है सर, तो ये बात बिल्कुल सच है। तो इससे यह भी आपके माइंड में आ सकता है क्या हर जानवर का एक भाषा है? तो बिल्कुल हर एक जानवर की एक भाषा है, लेकिन वो हमारे जितनी एडवांस्ड नहीं है, हम ये कह सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, जैसे भाषा कैसे। कौवा पूरा दिन काऊ काऊ करता है, उसके पास कोई कौवा नहीं आता, लेकिन अगर कोई कौवा मर जाए या कोई कौवा घायल है, जब वो काऊ काऊ करता है तो सारे के सारे कौवे उसके पास आ जाते हैं, जो भी उसके आवाज सुन रहे होते हैं। इसका मतलब पहले जो काऊ काऊ की गई और बाद में जो काऊ काऊ की गई वो दोनों डिफरेंट हैं, उन दोनों में डिफरेंस है, तो भाषा हुई ना, ठीक है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हर एक जीव की, हर एक प्राणी की जो धरती पर है, जो साउंड निकाल पा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं पे भाषा है, ठीक है। तो फिर इंसान इतना एडवांस लेवल तक क्यों पहुंच पाया और कैसे पहुंच पाया? उसका कारण यह है कि हम भाषा का जो स्टार्टिंग कहां से हुई, साउंड से, हम उस साउंड को रिप्रेजेंट करना सीख गए। जब आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज आपको समझ आ जाएगी। तो हम रिप्रेजेंट करना सीख गए। आपने देखा होगा जो आदिवासी थे, ठीक है, वो अपने, देखो जब भाषा हमारे पास है, क्या हम अपने विचारों को 100% किसी के सामने रख पाते हैं? जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, क्या हम रख पाते हैं दूसरों के सामने? बिल्कुल नहीं। कोई 40%, कोई 50%, कोई बहुत अच्छा वक्ता है तो 80%, ठीक है, कोई मेरी तरह बहुत ज्यादा महान है तो 90%। लेकिन बात यह है कि 100% तो हम कहीं ना कहीं फील करते हैं कि नहीं कर पाते। तो मुद्दा यह है कि अगर हम भाषा होने के बावजूद अपने विचारों को 100% नहीं रख पाते किसी के सामने, तो जब भाषा नहीं थी तो क्या हम 100% रख पाते थे अपने विचार? मतलब ही नहीं बनता। तो वहां पर हम 5%, 10%, यानी जब आदि मानवों के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 5%, 10% बता पाते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो साउंड का ही इस्तेमाल करते थे। फिर बाद में हमने देखा गुफाओं में, हमें पता चला कि वो आकृतियां बनाते थे। तो वो उन्होंने क्या किया, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया कि साउंड को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। इससे कमाल की चीज हो गई, जब साउंड को रिप्रेजेंट करना सीखा उन्होंने, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो उनके माइंड में हुआ करती थी वो आगे की जनरेशन को ट्रांसफर करना आ गया। कैसे मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना आ गया? जैसे मान लीजिए 5 से 10 लोग शिकार करने गए, ठीक है, वहां पर उन्हें कोई ऐसा जानवर दिखाई दिया जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनको लगा कि हम इसका शिकार कर सकते हैं, लेकिन उसने ही उनका शिकार कर लिया, ठीक है। अब अगर उनमें से कोई बच के आ गया और उसने वो आकृति बना दी वहां पे, एक हिसाब से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना हो गया। उसने आकृति बनाई गुफा में, जिसमें उसने रिप्रेजेंट किया कि इस तरह के जानवर को हम मार सकते हैं, इस तरह के जानवर कोई आ जाए तो पेड़ पे चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसने देखा कि 5-6 थे जो पेड़ पे चढ़ गए वही बचे, बाकी नहीं बचे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट जनरेशन के एज इट इज काम आ गई। तो ये भी तो लैंग्वेज भी ना, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है ये, ठीक है। उससे बड़े फायदे हुए। उससे फायदा ये हुआ कि अगली जनरेशन को ये पता था कि इस तरह के जानवर को देखते ही भागना और पेड़ पे चढ़ जाना, जिससे क्या हुआ, मानव जाति एक तो डेथ कम हुई और क्या हुआ कि स्ट्रेंथ बढ़ी,
नंबर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पहले 5 जाते थे, फिर 50 जाने लगे शिकार करने के लिए। उससे क्या हुआ कि वो और ताकतवर बने, और इस तरीके से आप देखते हैं कि कबीले बनने स्टार्ट हो गए और ये रिप्रेजेंटेशन बनने लग गई। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती थी बाद में क्या हुआ कि पहले आकृतियों के रूप में, फिर वर्ड्स तो बहुत आगे की बात होगी। पहले एक एक लेटर्स, उसके बाद वर्ड्स, और उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, इस तरीके से स्ट्रक्चर बढ़ते गए। ठीक है, और भी बेसिक बातें जो इनके बीच की है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे बात कहां से स्टार्ट हुई? साउंड से। ठीक है, यहां पर आते हैं, आखिर लैंग्वेज की मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। पॉइंट्स मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप अगर अपने नोट्स बनाना चाहें तो बना सके। देखिए, जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं ना, तो एक एक वर्ड हमें याद हो जाता है, सीधा यहां पे बैठता है। तो ये आलस मत कीजिए। सामने मैं कोशिश करूंगा आपके सामने इस तरीके से रखने की कि ब्रीफली आपके नोट्स तैयार हो जाएं, और पेपर से पहले जब आप उनको, जो अगर अपने हाथों से आपने लिखा है ना, जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपका देखना कितना कम टाइम लगेगा और मजा आ जाएगा आपको। तो नोट्स बनाने का काम आपने करना, वीडियो को रोक के तुरंत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। इट इज एन इंग्लिश वर्ड। जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज शब्द, ठीक है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। क्योंकि हम इंग्लिश पेडागोजी कर रहे हैं तो हमें औरों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। जो लैंग्वेज है वो एक लैटिन वर्ड है लिंगुआ, उससे ड्राइव किया गया। आप देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर लैटिन और ग्रीक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स निकाले गए, इसीलिए रूट वर्ड मेथड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को देखेंगे ध्यान से कि लैटिन वर्ड है, कौन सा लैटिन वर्ड था? लिंगुआ, जिससे कि लैंग्वेज आई। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू टंग। अब क्या, ये जो वर्ड है लिंगुआ, इट इज रिलेटेड टू टंग। सीधी सी बात है, बोलने से संबंध हो गया। ठीक है, बोलते हैं ना, जुबान पे ताला लग गया है क्या? इसका मतलब कोई बोल पा रहा होगा तब हम ये बात कहेंगे, या बोल नहीं पा रहा होगा तब? तो जुबान का मतलब कहीं ना कहीं भाषा से हो गया, जुबान का मतलब कहीं ना कहीं लैंग्वेज से हो गया। अब देखिए, इट इंक्लूड्स द फर्स्ट क्राइस ऑफ अ बेबी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, लैंग्वेज, जब बच्चा पहली बार रोना भी शुरू करता है ना, वो भी लैंग्वेज के अंडर ही आ जाता है, उसी के अंदर हम मान के चलेंगे कि वो आ गया। ठीक है, क्योंकि वो, उसका मेन पर्पस क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो कर पा रहा है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जांपल्स दिए यहां पर मैंने, जैसे बंगाली, उड़िया, पंजाबी, दुनिया भर की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने जो साउंड वो निकालते थे, मैं फिर यहां पर आ रहा हूं कि बेसिक कितना जरूरी होता है, जो साउंड वो निकालते थे, दुनिया भर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना सीखा। हमारे यहां पर किसी ने हिंदी के तरीके से किया, किसी ने उड़िया, किसी ने पंजाबी, अब कोई अरब देश में थे तो अरबिक बन गया। ठीक है, अब रशिया में रशियंस तरीके, जो भाषा, जो साउंड उन्होंने रिप्रेजेंट किया उसको रशियन नाम दे दिया, चाइना वालों ने चाइनीज दे दिया। तो इस तरीके से दुनिया भर के जो अलग अलग जगह थी, वहां पर जो साउंड वो लोग निकालते थे, उसको जो रिप्रेजेंट किया गया, वो जो रिप्रेजेंटेशन थी, उनको अलग अलग नाम दे दिया और वो अलग अलग भाषाएं बन गई। ठीक है, अब देखिए, एवरी लैंग्वेज हैज डिफरेंट सिंबल्स विच आर जॉइंड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, हर भाषा के अलग अलग सिंबल है। जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग जगह के लोगों ने जो साउंड वो निकालते थे, क्योंकि साउंड भी अलग अलग निकलते, तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, जैसे मैंने कहा आ, तो हमारे यहां पर इस साउंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अंग्रेजों ने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब मुझे और ज्यादा भाषा नहीं आती। ठीक है, आई थिंक बंगला में कुछ यूं हो जाता है आ। ठीक है, अब उर्दू मुझे नहीं आती, अगर ऐसे होता तो मतलब समझिए आप, अलग अलग भाषा, मान लीजिए जापानी है, ठीक है, चाइनीज, जो भी, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया होगा उन्होंने। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि अलग अलग जगह के लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और वही अलग अलग भाषाएं बन गई। ठीक है, तो
डिफरेंट सिंबल्स हैं जो मीनिंगफुल तरीके से कंबाइन किए गए। ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा डिस्कशन हमारा होना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इट हैज इवॉल्व्ड टाइम टू टाइम। देखिए, भाषा ऐसी चीज नहीं है कि जो 1000 साल पहले थी वो अब भी वैसी ही रहे। जब लोगों की प्रवृत्ति बदलेगी, नई चीजें आएंगी, पुरानी चीजें यूज होना छूट जाएगी, तो सीधी सी बात है भाषा में भी बदलाव आएगा। ठीक है, जब लोग, देखिए कई बार आप देखते हैं कि सिर्फ एक एरिया में ही अलग अलग तरह की भाषाएं मिल जाती हैं। ठीक है, जब आप किसी भी स्टेट को उठा ले, फॉर एग्जांपल हरियाणा को उठा लीजिए आप, उसमें भी जब आप 60-70 किलोमीटर इधर मूव करेंगे, 60-70 किलोमीटर फिर अगले एरिया में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग भाषा में जो टच है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा उसमें बदलाव आ रहा है। तो मुद्दा ये है कि जब पूरी की पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उसकी संस्कृति का इधर आना, इनकी संस्कृति का उधर जाना, और उसी के हिसाब से लैंग्वेज में भी बदलाव आए हैं। ठीक है, आप देखेंगे अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें शब्दों को किसी और तरीके से रखा जाएगा, जो इंग्लिश हैं यानी कि इंग्लैंड में जो रहने वाले हैं वो उन्हीं शब्दों को किसी और तरीके से बोलेंगे। तो ये जो है ये इवॉल्व भी हुई है, इनमें चेंजेस भी आए हैं। ग्रामर में भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जहाँ पर लिखा होगा कि ये पहले इस्तेमाल होता था लेकिन आज के टाइम पर इसका इस्तेमाल कम है। तो वो क्या है कि इवॉल्व हुई है चीज़ें। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आप एक लर्निंग के भाव से बैठे, यहाँ पर एक इस तरीके से बैठे कि आपको कुछ सीखना है, पढ़ने की भावना से बैठेंगे तो आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन सीखने की भावना से बैठेंगे तो आपको मजा ही आता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रख रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें और ज्यादा इफेक्टिव होती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आपके सामने अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जो लैंग्वेज है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पे साउंड से हुई, जिसको हमारे पूर्वजों ने रिप्रेजेंट करना सीख लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा बाकी जानवरों की भी लैंग्वेज भी, मैंने कौवे वाला एग्जांपल आपको दिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, इसके ऊपर एक बंदर है और बहुत सारे बंदर यहाँ पे खेल रहे हैं नीचे। यहाँ पे झाड़ियाँ ऐसे, झाड़ियों के पीछे एक शेर है। ठीक है, जो धीरे धीरे उन बंदरों की तरफ बढ़ रहा है, ये इनको घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पेड़ पर बैठे बंदर ने ये नोट कर लिया कि इस शेर की इंटेंशन ठीक नहीं है, ये बाकी जो बंदर नीचे है उनकी तरफ बढ़ रहा है शिकार के लिए। अब आप दोबारा सोचिए, क्या हम इस बात को, या फिर ये बंदर जो है इस बात को, ये इंफॉर्मेशन इसको कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करनी, यही लैंग्वेज है, भाषा का इस्तेमाल अब ये करेगा। लेकिन हम ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेसिक चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्या ये इशारे करेगा इनको कि ऊपर आ जाओ, शेर खा जाएगा, ऐसे इशारे तो नहीं करेगा ना, ये साउंड निकालेगा। ये साउंड निकालेगा और ऐसा खास तरह का साउंड निकालेगा जिससे इन सभी बंदरों को ये पता चल जाएगा कि खतरा है, हमें ऊपर चला जाना चाहिए या फिर किसी सुरक्षित जगह पे चला जाना चाहिए। ठीक है, और ये सारे के सारे बंदर उस साउंड को सुनते ही किसी सुरक्षित जगह पे, यानी कि ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली क्या है, पेड़ पर चढ़ जाएंगे और ये भी साउंड निकालना शुरू कर देंगे ताकि वहाँ पर अगर कोई और बंदर भी है वो भी उस साउंड को समझे और सुरक्षित जगह पे पहुँच जाए। तो ये कहीं ना कहीं पे शुरुआत है लैंग्वेज की, साउंड। ठीक है, साउंड के ऊपर भी हमने काम करना है। अब यहीं से डिफरेंस आया। जैसे मान लीजिए ये इंसान है, कोई भी पर्सन है,
ये एक शेर है, ठीक है। पुराने जमाने में चलते हैं, पहले क्या था कि इंसान भी जानवर ही थे, तो हम दोनों के पास बराबर ही नॉलेज थी। हमने जो भी, जैसे मान लीजिए एक शेर ने भी अपने जीवन में कुछ चीज़ें सीखी कि सूखे में तालाब के पास जाने से शिकार मिलता है, ठीक है, बारिश में पहाड़ के आसपास, और जब सब कुछ नॉर्मल हो तो खुले मैदान में शिकार मिलेगा। उसने सीखा चीज़ों को, किस तरह के जानवर से पंगा लेना है, किस तरह के जानवर से पंगा नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हमने भी सीखा। लेकिन अगली जनरेशन जब आई तो ये जो शेर है ये कुछ बेसिक बातें ही अगली जनरेशन को दे पाया कि शिकार कैसे करना है, क्योंकि 100% आगे ट्रांसफर करने के लिए या फिर जितनी ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज होगी उतना ही आसानी से इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर किया जा सकता है, जो इनके पास नहीं थी। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, रिप्रेजेंट करना सीख लिया, और उससे क्या हुआ कि पिछली जनरेशन का जो नॉलेज थी उसका फायदा अगली जनरेशन को हुआ। जैसे मान लीजिए बल्ब का आविष्कार हुआ, कहा जाता है कि 999 टाइम्स के लगभग 1000 बार कोशिश की, तब जाके बल्ब की सही कॉम्बिनेशन मिल पाई जिससे कि वो ग्लो किया। बाई चांस सोचिए कि वो साइंटिस्ट मर गए, लैंग्वेज का अभाव था, वो आगे अपने ज्ञान को, अपनी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो फिर अब कितने टाइम बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा जो उसमें उतना ही जज्बा, उतनी ही नॉलेज होगी, वो उतनी मेहनत करने को तैयार होगा, फिर वो कॉम्बिनेशन खोजेगा। ऐसे तो साइंस डेवलप ही नहीं कर पाती, ह्यूमन जाति डेवलप ही नहीं कर पाती। बात यह है कि लैंग्वेज ने क्या किया कि किसी भी एक व्यक्ति का ज्ञान एक व्यक्ति के पास रहने नहीं दिया, वो आगे ट्रांसफर कर दिया। यही चीजें हमें, देखो पेडागोजी करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें चीजों को समझने पर जोर देना है। जवाब अपने आप आएगा। आप सोचे कि क्वेश्चन रटे रटाए आएंगे, हालांकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी, और समझ जाएंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चीजों को समझने पर जोर दीजिए। अब क्या हुआ कि इस जनरेशन की नॉलेज अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो गई। अब उसने भी कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित किया, वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर हो गई, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर पाए हमारे माइंड में जो है इंफॉर्मेशन जो भी थी, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर पाए, ये वहीं पे घूमते रहे। 1000 साल पहले शेर में जो नॉलेज थी लगभग आज भी वही है, लेकिन इंसान में जो 1000 साल पहले इंफॉर्मेशन थी वो आज नहीं है। हम ऊपर उठते गए। ये सब कैसे हुआ? हम इतना डेवलप कैसे कर पाए? हम इतना डेवलप इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज थी। आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी चीज बना दी जाए, मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और अगर वैक्सीन बन जाती कहीं पे, तो क्या वो इंफॉर्मेशन वही रहेंगी, वो कैसे बनी कैसे नहीं बनी? वो तुरंत जो है दूसरे हिस्से में चले जाती। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो वो तुरंत आ जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज बन के आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? बिकॉज वी हैव लैंग्वेज। हम तुरंत समझ जाते हैं कि वहां पर क्या हुआ, हम आगे उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। दिस इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। ये तो हो गया रेटी रटाई चीज, कम्युनिकेट करना, ये करना, ये तो हम कर ही चुके हैं। ये जो चीजें होती है ना, इनको भी हमें समझना पड़ेगा। हमारे सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए कि जैसे ये बंदर वाला एग्जांपल ही लीजिए, अगर लैंग्वेज ना होती तो यहां पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। जैसे जब हम ज्यादा एडवांस्ड होंगे, लैंग्वेज हमारी सर्वाइवल में हेल्प करेगी, ठीक है। इसी के कारण अगर मानव जाति, देखिए आज के टाइम पे हम किसी भी जानवर से ताकतवर नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लड़ने लग जाएं तो शायद कुत्ते से भी ना लड़ पाए। ना नाखून है, ना दांत है, ना इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है। बात यह है कि हमारे पास लैंग्वेज है और उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से हम मिलकर शिकार कर पाए, मिलकर रह पाए, एक दूसरे का ज्ञान का फायदा उठाकर हम नई नई चीजें कर पाए, और जिसकी वजह से हमने कमाल कर दिया, हम पूरी दुनिया पर फतह कर पाए। सर्वाइवल। डेवलपमेंट, सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए, जब इस जनरेशन की जो नॉलेज थी वो अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो गई, उसकी अगले, अब आप खुद ही सोचिए ना, हमें थोड़ी पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या हमने करके देखा? हमारे पूर्वजों ने कर दिया, उन्होंने प्रूफ कर दिया, हमें उस इंफॉर्मेशन का आज फायदा हो गया। 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे को पता होता है धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, ये हमारे पूर्वज पता करके चले गए, हमें उसका फायदा मिल रहा है, हम उसमें ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी उसको बेस बनाकर हम नई इंफॉर्मेशन को जन्म दे रहे हैं, नए ज्ञान को जन्म दे रहे हैं, वो हम अगली जनरेशन को छोड़ के चले जाएंगे। ये कैसे हो पा रहा है? भाषा की वजह से। आज मैंने जो कुछ सीखा है मैं आपको दे पा रहा हूं। क्यों दे पा रहा हूं? क्योंकि हम एक भाषा से बंधे हुए हैं, हम हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कहीं कहीं पे इंग्लिश का कर रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा कि सर्वाइवल और डेवलपमेंट क्वेश्चन इसके इसी तरीके के बनेंगे, घुमा घुमा के लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। रट्टा नहीं चल सकता, वरना आपको सारे के सारे ऑप्शन में से किसी को भी एलिमिनेट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो समझने का काम कीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे भविष्य में भी जो भी अच्छी अच्छी वीडियो आए उसका फायदा आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो इन दो पॉइंट्स को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये टोटली अंडरस्टैंडिंग का है, समझने का है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस समझने पर करना है, रट्टा मारने पर नहीं करना। अभी मैं आपके सामने क्या रख रहा हूँ, मैं कुछ डेफिनेशन रख रहा हूँ लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज की डेफिनेशन से रिलेटेड कि लैंग्वेज आखिर है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअली फोकस करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े जानकार हैं इस लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्होंने क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की है लैंग्वेज की, वो हमें समझना है। उससे हमें एक थीम समझ आएगी कि लैंग्वेज आखिर है क्या, किस हिसाब से हमें लैंग्वेज को समझना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों पर फोकस करके रखना है जब हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें पेपर के अंदर, ठीक है। देखिए, जैसे O.J. पर्सन जी हैं, इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है समझिए एक बार। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द पर्पस ऑफ विच इज टू गिव एक्सप्रेशन, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक कॉमन थीम पकड़नी है अपने को। देखिए, अब है हमारे पास एलन, अब ये क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज इज अ सोशल एक्टिविटी rather than a means of individual, मीन्स यहां पर मीडियम के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड देखिए, आइडियाज एंड फीलिंग्स आर रियलाइजेशन बट व्हेन दिस आर रिवील्ड थ्रू माउथ इज नोन एज लैंग्वेज, ठीक है। एक कॉमन थीम पकड़ने की कोशिश कीजिए इन चीजों के थ्रू। सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कॉमन चीज आप पकड़ लीजिए, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज क्या है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और फिर मैंने इंपॉर्टेंस बताई आपको साउंड की, तो दो चीजों को कंबाइन कर दीजिए, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द यूज ऑफ साउंड, अपने आप आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक है। हर एक व्यक्ति जो इस लैंग्वेज का जानकार है लगभग घुमा फिराकर बात वही कह रहा है। कई बार बहुत बेहतर लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरह के हो सकते हैं कि रियलाइजेशन में, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। तो आइडियाज और फीलिंग्स ये रियलाइजेशन है, लेकिन अगर हम इनको किसी के सामने प्रकट कर देंगे, रख देंगे, तो वो लैंग्वेज कहलाएगी। थ्रू माउथ, यहां पर भी लगभग वही बोला है, टू गिव एक्सप्रेशन रिवील्ड थ्रू माउथ, टू गिव एक्सप्रेशन थॉट्स एंड फीलिंग्स, और यहां पर क्या बोला, आइडियाज एंड फीलिंग्स। बात घुमा फिरा के वही हो रही है। कॉमन थीम को पकड़ने पर फोकस कीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़ पा रहे होंगे मैं कहां पर फोकस करना चाह रहा हूं। एक थीम को पकड़िए,
एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, लैंग्वेज को समझने पर काम कीजिए, उसका रट्टा मत मारिए। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे मैं आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगा, और हम यहां से सोल्व करेंगे, बुद्धि से सोल्व करेंगे, चीजों को समझकर सोल्व करेंगे। आप बस विश्वास रखिए, समझने पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। इन डेफिनेशंस को रखने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि लैंग्वेज के प्रति आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो सके, और ज्यादा आप उसको बेहतर तरीके से समझना शुरू कर सकें। ठीक है, मैं कुछ और डेफिनेशन रख रहा हूं आपके सामने एक दो, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े। एक और महत्वपूर्ण डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि एनसाइक्लोपीडिया के थ्रू है, तो ये बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से समझना है। इससे क्या होगा कि लैंग्वेज की डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है हमारा, या फिर पूछ लेते हैं कि क्या होता है मोस्ट सुटेबल, हमें छांटना होता है गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जो लैंग्वेज को ठीक से डिफाइन कर पा रही है। तो उसमें अगर हमें बेसिक बातें पता है कि हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं किसी लैंग्वेज को, तो उससे हमें सही आंसर को छांटने में हेल्प मिलेगी। इसमें देखिए वही चीज़ें निकल के आएंगी। आप जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा आपको, आप समझते जाएंगे कि मैं किस हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूँ। लैंग्वेज में भी डिफाइंड एज एन आर्बिट्री सिस्टम। देखिए ये आपको नोट करना है, ये बहुत बार अलग अलग व्यक्तियों ने भी इसके ऊपर फोकस किया। ये आर्बिट्री सिस्टम है, ठीक है। अब अगला देखिए, ऑफ बिलोंगिंग दिखाता है वोकल सिंबल्स। जैसा मैंने कहा, हमारे पूर्वजों ने जो भी साउंड निकाला उनको उन्होंने रिप्रेजेंट करना सीखा और वही लैंग्वेज बन गई। हम जो आवाज निकालते थे यहाँ के लोग, उनको हिंदी में हम जो आवाज निकालते थे यहाँ के लोग, उसको हिंदी के सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो हिंदी बन गई। चाइना के लोग जो आवाज निकालते थे उसको उन्होंने एक सिंबल का रूप दिया, वो चाइनीज बन गई। इसी तरीके से रशिया में रशियन बन गई, इंग्लैंड में इंग्लिश बन गई, इस तरीके से हुआ। अब बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बीइंग्स एज अ मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप। अब ये भी इस बात पर बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है कि जो लैंग्वेज है वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक सोशल एक्टिविटी, क्योंकि विचारों का इट इज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने तक की कोई चीज सीमित रखते हैं तो वो लैंग्वेज नहीं हुई। जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे, जब अपने विचारों को पूरे समाज के सामने रखते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति के सामने रखा, उसने किसी और के सामने रखा, तो ये एक सोशल नेटवर्किंग की थिंग है। तो लैंग्वेज हमें क्या करती है, सोशल बनाती है। और इंसान जो, और देखिएगा वही जानवर ज्यादा सोशल होंगे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी एडवांस्ड होगी। कौवों के केस में ले लीजिए आप, हाथियों के केस में ले लीजिए, ठीक है, तो उनकी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं दूसरे जीवों के बजाय ज्यादा एडवांस्ड आपको नजर आएगी। ये बिल्कुल साइंस है। अब देखिए, एंड पार्टिसिपेंट इन कल्चर इंटरेक्ट्स। तो कल्चर का लेना देना सीधा सा सोशल लाइफ है, ठीक है। कल्चर तभी डेवलप होता है। एंड देखिए, इंटरेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स। 2-3 बातें पकड़िए, सोशल, ठीक है, साउंड, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीजें याद रखिए और आप आसानी से ऑप्शन में से सेलेक्ट कर पाएंगे कि सही आंसर आखिर है क्या, अगर डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारा बनता है तो। आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए आप, साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो मेहनत अलग ही लेवल की होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बेहद आसान हो जाएगा। एक एक पॉइंट पर फोकस करके मैं आपको समझाऊंगा। इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सबसे पहले क्या बोला है, इट रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे लैंग्वेज को। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो साउंड हम निकालते हैं उसको जो हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, उसको जो हमने एक्सप्रेस किया सिंबल्स के अंदर, ठीक है, इसीलिए बोला इसको सिंबॉलिक। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज डायनेमिक। इसको समझना बहुत जरूरी है।
एक होता है स्टैटिक, तो हम कह सकते हैं नॉट स्टैटिक। लैंग्वेज डायनेमिक इन नेचर है, स्टैटिक इन नेचर नहीं है। समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक ड्रामा लिखा, मुझे पता होगा कि उसके स्टार्टिंग में क्या होना है, बीच में क्या होना है और लास्ट में क्या होना है। यह है स्टैटिक। अब मान लीजिए एक क्रिकेट मैच हो रहा है, हमें नहीं पता उसके स्टार्टिंग में क्या होगा, बीच में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, कौन कितने रन बनाएगा, कौन कितने विकेट लेगा। दैट इज डायनेमिक नेचर। समझ पा रहे हैं? और लैंग्वेज स्टैटिक नेचर की नहीं है, डायनेमिक नेचर की है। इसका मतलब ये है कि अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में इसमें क्या क्या बदलाव आ जाएंगे वो अभी से निर्धारित नहीं किए जा सकते, अभी नहीं बताए जा सकते। तो डायनेमिक नेचर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए, इट इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। जो लैंग्वेज है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। उसमें ग्रामर है, उसमें वोकैबुलरी है, सिमेंटिक्स का यूज है, तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जो हम सेंटेंस भी लिखेंगे वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर के बनेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर सिस्टम है। एक इंपॉर्टेंट नेचर है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्री। इसका मतलब ये है कि जो भाषा है उसके जो सिंबल्स हैं, उसके जो वर्ड्स हैं, वो हर बार जो सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे वो सेंटेंस के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो हमेशा एक ही मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको बोला गया आर्बिट्री। इट इज मेड अप ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज एक्चुअली अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको वहां के लोगों की हैबिट्स को समझना होगा, क्योंकि हैबिट्स को समझना, आदत को समझना, कहीं ना कहीं उनकी माइंडसेट को समझना है। और माइंडसेट यानी कि वो जो सोचते हैं, उनकी जो थिंकिंग है उसी को वो एक्सप्रेस करते हैं। तो जब हम हैबिट्स को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग को समझ रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को आसानी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए कि आप बेहद ज़्यादा तेज बोलते हैं और खाते टाइम मुंह खोल के खाते हैं। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि ये आदतें गलत हैं, तब तक आप इसमें सुधार करने की नहीं सोचेंगे। तो पहले हमें यह समझना होगा कि ये गलत है। और ये कैसे समझा जा सकता है? ऑब्जर्व करके। जब हम अपने आसपास के 10 लोग, 20 लोग, 100 लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि वो मुंह खोलकर नहीं खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पे ये रियलाइज करते हैं कि ये गलत है और फिर हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जर्व करके हमने चीज़ों को सुधारने पर काम किया। लैंग्वेज भी ऐसी ही है। हमने लोगों की हैबिट्स को देखा, फिर अपनी हैबिट को देखा, तो हमको लगा कि हमारी हैबिट अलग है, तो हम गलत हैं कहीं ना कहीं पे, और हमने उसको करेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है? तो वही बात यह है कि जब हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उनकी हैबिट्स क्या है, किस हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, किस हिसाब से शब्दों को रखा जाता है, किस सिचुएशन में किस तरह से बोला जाता है, वो सारी की सारी उनकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज को सीखना है तो हमें कहीं ना कहीं उनकी हैबिट्स को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ए कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जब हम बात करते हैं भाषा की, तो वो कहीं ना कहीं पे किसी भी सिविलाइजेशन की कहीं ना कहीं पे वो कैरियर है सिविलाइजेशन और कल्चर का। ठीक है? क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं पे उसी लैंग्वेज में लिखा गया और हम उसी के थ्रू आगे फ्यूचर पे हमने जो गलतियां की उसको समझकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर देखने की कोशिश करें, अगर आज के टाइम पर मान लीजिए, हम कैसे पता करेंगे हमारे धर्म के बारे में या फिर हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में? लैंग्वेज के थ्रू। पहले क्या होता था, किस हिसाब से होता था, ठीक है, उस समय के लोग क्या करते थे, जो हमारे पूर्वज थे। तो ये कहीं ना कहीं पे हमारे जो पूर्वजों के द्वारा जो
उनका जो कल्चर था, उनकी जो सिविलाइजेशन थी, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है नेक्स्ट जनरेशन को। इट इज वोकल। देखिए, रिटन भी होता है और स्पोकन होता है। वोकल स्पोकन से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती है जो रिटन में ना हो लेकिन बोली जाती हो। अब बहुत सारे आदिवासी आज के टाइम पर भी ऐसे होंगे जो अपनी एक अलग भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। उनकी जो भाषा होगी वो लिखित में नहीं होगी, यानी कि कोई उनकी बुक्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, सिर्फ वो बोलते। लेकिन क्योंकि वो अपने विचारों को का आदान प्रदान कर पा रहे हैं अपने विचारों का, तो हमें उसको लैंग्वेज का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसको अगर हम बोल पाएं तो वो लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं पे इसको बोला गया कि जो लैंग्वेज है वो वोकल है, यानी कि बोलना इसमें प्राथमिकता रहेगी लिखने की बजाय। तो ये कई बार आता है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा प्राइमरी है, तो बोलना एक प्राइमरी चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। इन चारों में से सबसे पहले क्या आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो बोलना, क्योंकि लैंग्वेज वोकल है, ये पहले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर मैं फोकस कर चुका हूं, तो इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की अब जरूरत नहीं है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड स्पीकिंग। सीधी सी बात है, लैंग्वेज क्या है, सोचना और डिलीवर करना। जब हम डिलीवर करेंगे तो सामने वाला उसको बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यही लैंग्वेज है। तो दोस्तों, ये आपके सामने मैंने अभी बताए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। आगे अब चीजें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती जाएंगी, क्योंकि अब हम और ज्यादा गहराई से चीजों को करना स्टार्ट करेंगे। ये पहली वीडियो थी आपकी, इसके अंदर मैंने बेसिक चीजों को क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको चीजें समझ आई, अच्छे से आपके माइंड में चीजें घुसी, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं तभी लेके आऊंगा जब मुझे कमेंट के अंदर अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, अच्छी लाइक्स मिलेंगी, तभी मैं समझ पाऊंगा कि बच्चों को सेकंड वीडियो की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड वीडियो इससे भी धमाकेदार होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं अभी के लिए। अब हम मिलेंगे तब जब आप कमेंट करके और लाइक करके मुझे जताएंगे कि आपको अगला पार्ट चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।